गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज नेक्स्ट क्लास होगा। पहले जो पढ़ा दिया उसके बाद ये वीडियो है। देखते हैं आज हम लोग को पढ़ना है इसमें ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होता है देखते हैं। देखिए, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है। मतलब कोई भी हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं और करने के टाइम ही ऊष्मा उससे निकले, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, ये मीथेन है और ये ऑक्सीजन है, और मीथेन और ऑक्सीजन को जब हम लोग अभिक्रिया करवाएं तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और क्या बना, जल बना। तो ये जल जो होता है ना, ये जल हम लोगों को उत्सर्जित करता है। क्या करता है, रिएक्शन के दौरान ये जल उत्सर्जित हुआ, इसी को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑब्जेक्टिव में देता है, याद रखिएगा। किन में से कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, श्वसन। क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें कोशिकाएं श्वसन के दौरान ऊष्मा मुक्त करती है। आप लोग को पता होगा, जब हम लोग सांस लेते हैं छोड़ते हैं, हमेशा हम लोग का बॉडी गर्म रहता है। इसका कारण यही है कि हम लोग हमेशा ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं। उसके बाद देखिए, साग सब्जी या सड़े गले घास फूस पेड़ों के पत्तों का विघटन होकर कंपोस्ट का बनना। कंपोस्ट मतलब उर्वरक जो होता है वही बनता है, और वो भी किसके दौरान बनता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के दौरान ही बनता है। जैसे देख लेते हैं। देखिए, ये आप समझ रहे होंगे क्या है, क्या है ये। देखिए, ये आग का गोला है। क्या है, आग का गोला। देखिए, ये सारे कण हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। ये आग से हम लोगों को क्या ऊष्मा प्राप्त होता है या नहीं प्राप्त होता है। किसी भी चीज को हम लोग जलाएंगे तो क्या उससे हीट मिलेगा नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। अब देखिए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। जिसमें हम लोग ऊष्मा को क्या करते हैं, शोषण करते हैं, उसे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, ये भी आग है। उसके बाद आता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। क्या होता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक वियोजित या विघटित होकर दो या अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, विघटन अभिक्रिया कहलाता है। देखिए, ये इतना उलझल वाला परिभाषा हम लोग को याद नहीं रखना है, बिल्कुल याद रखना है। वियोजन, देखिए वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। वियोजन का मतलब होता है टूटना। जब एक बड़े यौगिक अभिक्रिया करके आपस में टूटता है तो उसी को हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। जब बड़ा यौगिक टूटेगा तो दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण होगा, उसी को हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। सीधा याद रखना है, अगर ये परिभाषा याद नहीं रहा तो, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके बड़े अणुओं को टूटने से दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण हो, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा। अब देखिए, जैसे FeSO4, याद रखिए। देखिए, ये बड़ा यौगिक हुआ। क्या हो गया, ये बड़ा यौगिक है। ध्यान से देखिएगा, क्या है, बड़ा यौगिक है। इसी को हम लोग तोड़ के इसको अलग कर देंगे, तो तोड़ने के बाद क्या बनता है, अभी हम जस्ट परिभाषा में बोले दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण होता है। ये सब मेरा यौगिक बना। क्या बना, सब यौगिक है। क्या है, यौगिक है। अब देखिए, FeSO4 से क्या टूटकर उष्मा जब गर्म करवाए क्या बना, Fe2O3 बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बना। अच्छा देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, ये बड़ा यौगिक है। टूटने के बाद क्या बना, चूना बना, और बुझा हुआ चूना या शुष्क चूना, और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। देखिए, यहाँ बड़ा यौगिक था, आज तोड़ के क्या बन गया, दो यौगिक बन गया। इसी को कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अच्छा देखिए, विद्युत वियोजन, इसमें उष्मा विद्युत के रूप में प्रदान की जाती है। उष्मा जो होता है इसमें
विद्युत के रूप में प्रदान की जाती है। जैसे देखिए ये जल हो गया, और जल को जब तोड़ के बनाया गया तो क्या बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना। किसके उपस्थिति में, विद्युत के उपस्थिति में, याद रखिएगा किसके उपस्थिति में, विद्युत के उपस्थिति। उसके बाद आता है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। जब वियोजन की क्रिया के लिए ऊष्मा प्रकाश के द्वारा प्रदान की जाती है उसी को हम लोग प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कोई भी अभिक्रिया में या किसी भी कार्य को करने के लिए किसकी आवश्यकता हो, प्रकाश की आवश्यकता हो, और उसी प्रकाश की मदद से वो अपना अभिक्रिया को पूरा करे, उसी को हम लोग प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए AgCl, कौन सी एल, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, यह अभिक्रिया करके क्या बनाया, सिल्वर और क्लोरीन बनाया। आगे देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया को देख लेते हैं। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, याद रखिएगा ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखिएगा कोई भी हम लोग यौगिक ले लेंगे और एक यौगिक दूसरे यौगिक से अभिक्रिया करके एक दूसरे को बाहर निकाल देता है। कैसे निकालता है देखते हैं। देखिए इस फिगर के माध्यम से देखिएगा, देख रहे हैं ये लिक्विड और ये भी देख रहे हैं, और इसमें देख रहे हैं क्या निकल रहा है, इसमें देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो चीज विस्थापित कर दें हम लोग, किसी को निकाल दें तो वो विस्थापन। जैसे मान के चलिए, ऐसे समझ में नहीं आएगा, देखिए या ये मान लीजिए ये कौन सी ढेर हो सकता है, ये मान के चलिए ये चावल या गेहूं का ढेर है, ठीक है। इस ढेर में हम लोग क्या करेंगे, इस चावल में बहुत सारे कंकल भी हैं, क्या है, कंकल हैं। तो इसमें हम लोग किसको विस्थापित करेंगे, चावल प्लस कंकल, याद रखिएगा, ध्यान से देखना है। इसमें इस ढेर में क्या क्या है, चावल और प्लस कंकल, ये दोनों का ढेर है, दोनों को हम लोग मिला दिए हैं। तो आप लोग बता सकते हैं हम लोग विस्थापित किसको करेंगे, किसका विस्थापन करेंगे, तो सबको पता होगा कि कंकल का विस्थापन करेंगे। तो उसी प्रकार अभिक्रिया में भी होता है, किसी भी चीज को हम लोग निकाल देते हैं। जैसे देखिए Fe और CuSO4, ध्यान से देखिएगा विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एग्जाम में पूछवे करता है। किससे क्या है, आयरन किससे क्या है अभिक्रिया, कॉपर सल्फेट से किया है। किससे क्या है, कॉपर सल्फेट से। अब देखिए इसमें देखते रहता है, आयरन जो होता है ये देख रहा है कि हमसे मिलने वाला कौन है, ये दोनों में से हमसे मिलने वाला कौन है। तो ये क्या करता है, आयरन जो है ये किससे, SO4 से अभिक्रिया कर लेगा। किससे कर लेगा, SO4 को अपना लेगा और Cu को क्या करेगा, लतिया देगा, याद रखिएगा। तो FeSO4 दोनों मिल करके अपना यौगिक पूरा कर लिया, बेचारा बचा एगो Cu को भगा दिया। इसी को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अच्छा देखिए उसके बाद यहाँ लोहा क्या है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है, याद रखिएगा। लोहा जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है, जो अपने से कम अभिक्रियाशील कॉपर को उसके यौगिक कॉपर सल्फेट से अलग कर देता है, और इस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील को डुबाया जाता है तो उसका रंग बदल जाता है, क्यों, ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। उस क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि जैसे ही लोहे की कील को विलयन में डालते हैं, किसके विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, तो कॉपर क्या कर देता है, उसको
विस्थापित के कारण विलयन का रंग नीला से क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। आप लोग देखे होंगे लोहे के कील में जब जंग लगता है तो उसका कलर कैसा होता है, भूरे होता है, और उसको हम लोग जिस विलयन में डालेंगे उसी का रंग हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब आप लोग बता दीजिएगा कि कौन सा अभिक्रिया है ये। देखिए जिंक किससे किया है अभिक्रिया, कॉपर सल्फेट से किया है। तो आप लोग जानते हैं कि Zn फिर किससे मिलेगा, SO4 से, और किसको भगाएगा, CuS को, Cu को। अच्छा देखिए PbCl2 अभिक्रिया करेगा नहीं करेगा, किसको निकालेगा, Cu को निकालेगा। यही मेरा है विस्थापन अभिक्रिया। आगे देखते हैं, कुछ ना है इस सब में, खाली आप लोग ध्यान से पढ़िए। अब देखिए ये विस्थापन पढ़े थे, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है अब द्वि विस्थापन। कौन सा पढ़ना है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन में क्या होता है, देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें अब अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आप लोग आयन नहीं जानते होंगे, अगर 9 में पढ़े होंगे तो आयन जानते होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो हम बता देते हैं आयन क्या होता है। इसमें आयनों का आदान प्रदान, तो आयन दो को होता है, आप लोग जानते होंगे आयन क्या को होता है, दो को, एक होता है ऋण आयन, ऋण आयन, और दूसरा धन आयन। कौन सा होता है, ऋण आयन और धन आयन, याद रखिएगा, ऋण आयन और धन आयन। तो विस्थापन, द्वि विस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होगा, और विस्थापन में किसका किसका होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, जिंक को कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराएंगे तो कॉपर को ये विस्थापित कर देगा, एक एलिमेंट को निकाल देगा। आगे देखते हैं। इसको समझते हैं। देखिए द्वि विस्थापन अभिक्रिया, Na2SO4 BaCl2 BaSO4 NaCl। देखिए अब कैसे आदान प्रदान किया है, आप लोग ध्यान समझिएगा। Na पर प्लस चार्ज होता है, याद रखिएगा, Cl पर माइनस चार्ज होता है, याद रखिएगा। अच्छा जब क्या बोले आयनों का आदान प्रदान करेगा तो ये वाला आयन इसके पास चल जाएगा, और ये वाला आयन किसके पास चल जाएगा, इसके पास चल जाएगा। तो बोलेगा कि हम दोनों चलो दोस्त बन जाते हैं, तो NaCl बना लिया। अब देखिए बचा क्या क्या, SO4 बचा, Ba बचा, बोला कि हम लोग भी अपने आपस में बना लेंगे। SO4 पता है कि -2 होता है, और Ba क्या होता है, प्लस चार्ज होता है इसके ऊपर, यही हुआ आयनों का आदान प्रदान। अच्छा देखिए अब आप लोग इसको करिएगा। अब पता हो गया कि Na पर प्लस होगा, ठीक है, Na पर क्या होगा, प्लस है। अच्छा अब देखिए SO4 अभी जस्ट हम बताए थे ये माइनस होता है, कितना माइनस, -2 गो, क्या को माइनस, 2 गो माइनस होता है। तो ये NO और SO4 अभिक्रिया कर लेगा। कौन कौन कर लेगा, Na और SO4। बचा क्या, OH2 बचा, और क्या बचा है, H2। अब देखिए H 2 गो है और यहाँ OH2 है, यहाँ क्या हो जाएगा, H2O जल बना लिया। अच्छा अब देखिए ये आयन इस पे प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब देखिए Na, ध्यान से समझना है, एक मिनट, NaCl, तो Na किससे कर लेगा, NO3 से, और Ag किससे अभिक्रिया कर लेगा, Cl से। यहाँ क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, क्या हो जाएगा। अब देखिए अब तो सब करिए लेगा, ये दोनों अपने से खुद करिएगा, देखिएगा गलत है या सही है। उसके बाद देखिए उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। उपचयन क्या होता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाएंगे और हाइड्रोजन की मात्रा को कम करेंगे, तो दोनों हो तो इसमें उपचयन अभिक्रिया। याद रखना है ऑक्सीजन का क्या होगा, वृद्धि होगा, किसका, ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन का क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। तो ऐसे स्थिति में कौन सा अभिक्रिया होगा,
उपचयन अभिक्रिया होगा। कौन सा अभिक्रिया होगा? उपचयन अभिक्रिया होगा। अब देखिए उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण कुछ देख लेते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन में वृद्धि कैसे होता है? ये क्या है? कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। क्या है? अब दोनों जब अभिक्रिया किया तो क्या बना दिया? ऑक्साइड बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन बना दिया? अच्छा देखिए, कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हमेशा याद रखना है। जब तक ऑक्सीजन नहीं तब तक कार्बन नहीं, ये 100% बात है। जब तक ऑक्सीजन नहीं तब तक कार्बन नहीं। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयित हो जाता है। दूसरा देखते हैं। देखिए फास्फोरस में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है एवं यह फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड में उपचारित हो जाता है। अब देखिए यहाँ कॉपर है, ऑक्सीजन है, तो कॉपर ऑक्सीजन की वृद्धि होते हैं। कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है। किसका वृद्धि हो रहा है? ऑक्सीजन का। और यह कॉपर ऑक्साइड में उपचयित हो जाता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी कि हाइड्रोजन का लॉस होता है, याद रखिएगा। इसमें देखिएगा, ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन है, ऊपर जो हम लोग देखे उसमें ऑक्सीजन था, इसमें देखिए हाइड्रोजन है। अच्छा, हाइड्रोजन और सल्फर और ब्रोमीन। अच्छा देखिए ये दोनों जब अभिक्रिया किया तो ऑक्साइड बना दिया। क्या बना? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसमें क्या हो गया? हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। उसके बाद देखिए अपचयन अभिक्रिया। अपचयन, अपचयन का मतलब आप लोग देखते होंगे, ये फिगर देख रहे होंगे, अपने आप जो है लोहा गल रहा है। ये यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने के कारण ये अपचयित हो रहा है। देखिए इसका परिभाषा याद रखना है। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि, किसका वृद्धि होगा? हाइड्रोजन की वृद्धि अथवा ऑक्सीजन का कमी अथवा दोनों हो तो इसे अपचयन कहते हैं। देखिए ये कार है, ये कार में देखिए पूरा जंग लग गया है, तो आप लोग को पता होगा कि निश्चित इसमें ऑक्सीजन है। क्या है इसमें? ऑक्सीजन है। अच्छा, ऑक्सीजन तो है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ इसमें हाइड्रोजन का भी वृद्धि हो रहा है। किसका वृद्धि हो रहा है? हाइड्रोजन का वृद्धि हो रहा है। जब दोनों साथ होगा तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा देखिए, कभी कभी यह अभिक्रिया जो होता है दोनों साथ साथ होता है। उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ना है। रेडॉक्स अभिक्रिया में देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान एक अभिकारक उपचयित होता है जबकि दूसरा अपचयित होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसको सीधा याद रखना है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ साथ हो, उसी को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, याद रखिएगा। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ साथ हो, कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? रेडॉक्स। अब देखिए, जब किसी अभिक्रिया के दौरान उपचयन क्रिया और अपचयन क्रिया एक साथ हो उसे रेडॉक्स, मतलब क्या होगा? ऑक्सीकरण अपकरण, उसी को उपचयन और अपचयन भी बोलते हैं। जब दोनों साथ साथ होता है तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स। देखिए ये फोटो देख रहे होंगे, ये फोटो समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? देखिए ये भी कटा हुआ भाग है, कटा हुआ भाग है। देखिए इसमें कहीं कोई प्रकार का है दाग धब्बा, इसमें देखिए यहाँ दाग धब्बा है। ये दोनों क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। देखिए देखिए यहाँ जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन दोनों जब रिएक्शन किया तो क्या हुआ? Zn और ये CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो रहा है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग
रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए ऑक्सीकारक, अभी जस्ट हम बोले थे ऑक्सीकारक वह पदार्थ जो अपचयन के लिए ऑक्सीजन देता है। मतलब अपचयन के लिए किसी भी चीज में अपचयन, जैसे अभी दिखाए थे आप लोग को कार का फोटो, वो क्या हो रहा था, अपचयित हो रहा था। क्या हो रहा था, अपचयित कब होगा, जब ऑक्सीजन उसको मिलेगा। तो वही बोल रहा है ऑक्सीजन देता है या अपचयन के लिए हाइड्रोजन को हटाता है तो ऑक्सीकारक कहलाता है। अगर कहीं ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, तो उसको हम लोग ऑक्सीकारक कहेंगे। याद रखिएगा, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। अब कारक क्या होता है, वह पदार्थ जो ऑक्सीजन के हटने के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें क्या हो जाएगा, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना क्या हो जाएगा, अवकारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवकारक। देखिए इसको समझिए, यहाँ कॉपर ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन है, और ये भी क्या है, कॉपर है, H2O है। अच्छा यहाँ ध्यान से समझिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है या नहीं है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ, कॉपर के साथ। देखिए और किससे अभिक्रिया क्या है, हाइड्रोजन से। अच्छा यहाँ देखिए विस्थापित करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों निष्कासित हो गया और जुड़ गया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया। इसके कारण क्या हो गया, अब देखिए यहाँ इसको समझिए, उपचयित पदार्थ H2 जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होता है वो क्या होगा, उपचयित होगा। अपचयित पदार्थ CO जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होगा यानी कमी होगा, क्या हो जाएगा, अपचयित पदार्थ ऑक्सीकारक CuO जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, अभी जस्ट बताए थे। अवकारक हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के लिए ह्रास के लिए उत्तरदायी होता है। अब उपचयन का प्रभाव देखिए हम लोगों के जिंदगी में या हम लोगों के दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ होता है, ध्यान से समझिएगा। उपचयन का हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सी अभिक्रियाएं हमारे आसपास होती रहती है जिसमें से धातुओं का संचालन, खाद्य पदार्थों का विकृति गंधित हो जाना सामान्य है। अच्छा देखिए कभी कभी लोहा में तो जंग लगबे करता है, आप लोग जानबे करते होंगे। वही ऑक्सीजन के उपस्थिति में आने कारण जो खाद्य पदार्थ होता है वो सड़ गल जाते हैं और बदबू करने लगते हैं, उसी को कहते हैं विकृत गंधति। और ये सारी क्रियाएं किससे होता है, उपचयन से होता है। देखना अगर कोई भोजन हम लोग बना के रख दिए हैं और उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में रख देते हैं और 24 घंटा 48 घंटा के बाद देखना वो बदबू करने लगता है, इसका जिम्मेवार कौन है, ऑक्सीजन जिम्मेवार है। वो क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। उसके बाद देखिए, और इसी को अगर हम लोगों को ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखना है तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग को करना है कि ऑक्सीजन से उस चीज को मुक्त रखना है, उस पर ऑक्सीजन अपना कायम नहीं कर सके। जैसे देखिए भोजन जो है, उस भोजन को हम लोग कहाँ रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में ऑक्सीजन नहीं रहता है। कहीं भी रखें ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको नहीं रखना है, तभी भोजन वो बच सकता है। लोहा देखिए, लोहा में ऑक्सीजन की उपस्थिति में कैसे उसको बचा सकते हैं, उस पर हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, कोई भी परत चढ़ा देते हैं ताकि वो ऑक्सीजन से बच सके। ऑक्सीजन सबसे खतरनाक गैस है, हम लोगों के लिए भी खतरनाक गैस है ऑक्सीजन। हर एक चीज को ऑक्सीजन जो है ना गला सकता है, खत्म कर सकता है। देखिए ये ऑक्सीजन का ही परिणाम है। किसका परिणाम है, ऑक्सीजन का परिणाम है। देखिए पूरा जंग लग गया है। अब देखिए इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोहा को बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में भी, आप लोग को याद रखना है। संक्षारण क्या है, संक्षारण वह प्रक्रिया जिसमें हवा, जल, नमी से अभिक्रिया कर किसी धातु की सतह
संचारित यानी कि गलना। क्या होता है? गलना स्टार्ट हो जाता है। लोहा सब पे जब जंग लगता है देखिएगा वो फूल जाता है, गलना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? संचारण कहते हैं। देखिए संचारण एवं जंग लगना दोनों अलग अलग चीज है, याद रखिएगा। संचारण में जंग लगना दोनों अलग अलग चीज है। जंग लगने से लोहे जैसी धातु की सतह संचारित हो जाती है, मतलब गलना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए इससे बचाव के लिए, संचारण से बचाव के निम्न विधियां हैं। क्या क्या करते हैं? ये क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर में भी। जस्टीकरण करके, धातु की सतह को पेंट करके, धातु की सतह पर तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर। अगर लोहा है उसमें हम लोग मोबिल हो, तेल हो, ग्रीस हो, लपेट दीजिए, लोहा ज्यादा दिन तक चलेगा। अब देखिए विकृत गंधिता क्या होता है? अभी जस्ट बताए थे, वायु की उपस्थिति में भोजन को रखने पर सड़ गल जाने से जिसके कारण वो क्या होता है? बदबू देने लगते हैं। क्या देने लगते हैं? बदबू देने लगते हैं और वो खराब हो जाता है। अब देखिए इसको भी हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं, नहीं हो फ्रीज है तब फिर भी रख सकते हैं। इसके लिए क्या है? वासा अथवा तेल में तैयार किया गया खाद्य पदार्थ जैसे सब्जी, चिप्स आदि को विकृति गंधित होने से खराब कर देता है। उपचयित खाद्य पदार्थ का स्वाद बदल जाता है। और दूसरा क्या हो जाएगा? विकृत गंधित भोजन खाने के योग्य नहीं होता है। इससे बहुत सारे हानियां हम लोगों के ऊपर हो सकता है। अब देखिए इससे बचने के उपाय हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। क्या करेंगे? वासा एवं तेलिया खाद्य पदार्थ का विकृति गंधिता से बचाव। इसके लिए क्या करेंगे? वासा एवं तेलिया खाद्य पदार्थ को विकृति गंधित होने से बचाया जा सकता है अथवा इसकी दर को कम किया जा सकता है। इसको रोकने की निम्न विधि कौन सा है? वासा एवं तेलिया खाद्य पदार्थ में एंटीऑक्सीडेंट डालने से इसे विकृति गंधित होने से बचाया जा सकता है। अब मान लो गांव देहात में लोग ये सब नहीं जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, तो इसके लिए हम लोगों को कोई चिंता करने की बात नहीं है। देखिए खाद्य पदार्थ के पैकिंग के समय बर्तन से ऑक्सीजन गैस को हटाकर नाइट्रोजन गैस से भरा जाता है। देखिए आप लोग बहुत सारे मार्केट में भी अवेलेबल है, क्या कहते हैं, चिप्स सब पैकेट में जो मिलता है पैक रहता है टेढ़े मेढ़े सब, इसको क्यों ऑक्सीजन से मुक्त करके रखता है? अगर ऑक्सीजन से मुक्त नहीं रखेगा उस पैकेट में तो वो सब भी खराब हो जाएगा। ऐसा बात थोड़ी आज लाए आज ही बिक जाएगा, टाइम लगेगा, इससे खराब हो सकता है। इसीलिए याद रखेगा चिप्स का पैकेट हो या प्लास्टिक कोई भी पैकेट हो उसको ऑक्सीजन से मुक्त करके क्या कहते हैं मुक्त करके ही सील किया जाता है ताकि खराब नहीं। उसमें कौन सा गैस भरा रहता है? नाइट्रोजन गैस। याद रखिएगा कौन सा गैस भरा रहता है? नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। अब देखिए उपचयन की दर को कम करने के लिए वायु मुक्त बर्तन में खाद्य पदार्थ को रखने से पहले क्या करेंगे? विकृत गंधिता होने की दर को कम किया जा सकता है। उसके बाद खाद्य पदार्थों को विकृत गंधित से बचाने के लिए उष्मा एवं प्रकाश से दूर रखा जाता है। मतलब उसको प्रकाश में नहीं रखेंगे, उसमें ज्यादा उष्मा नहीं देंगे, हीट नहीं करवाएंगे, नहीं तो खराब हो जाएगा। उसके बाद देखिए खाद्य पदार्थ को विकृति गंधित से बचने के लिए एवं उसकी दर को कम करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, यानी कि फ्रिज में रखा जाता है। फ्रिज में ऑक्सीजन नहीं रहता है, सबको पता होगा। देखिए ये पार्ट तो हम पढ़ा दिए थे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है, इसको हम पढ़ा दिए थे। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, फिर से इस पे वीडियो बना देंगे समीकरण संतुलित करने के लिए, ठीक है, चिंता नहीं करना है। देखिए ये क्वेश्चन आंसर है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन है एक्सरसाइज का, आप लोग को मिल जाएगा, या इसको वीडियो रोक के आप लोग नोट कर लीजिएगा। इससे जितना हम पढ़ाएं इससे एक भी क्वेश्चन आप लोग को बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। आप लोग सिर्फ हमसे जुड़े रहिए और पूरा 10th एग्जाम हो 12th एग्जाम हो इसका पूरी तैयारी यहाँ पर
टाइम के अनुसार किया जाएगा। इसके लिए आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सिर्फ आप लोग हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।